वेलकम बैक बच्चों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन। जहाँ पे हम लोगों ने अपना पहला वीडियो ख़त्म किया था वहीं से आज फिर शुरू करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने अब तक कुछ चीज़ें देख ली हैं जो हैं डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो हम लोगों ने इनके डिटेल्स बेसिक्स के बारे में थोड़ी बात की थी। इसके बेसिक्स के साथ साथ हम लोगों ने इसकी मीनिंग और डिफिनीशन भी डिस्कस किया था और इसका इम्पोर्टेंस कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में। और फिर जाते जाते हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग दो पार्ट में इस चैप्टर को बांटेंगे जो कि कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं सीधा कैलकुलेशन पार्ट से। कैलकुलेशन में जब हम लोगों ने देखा था कि सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुसार हमें सिर्फ दो मेथड्स को पढ़ना है। एक था स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो उनमें हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। चलिए आइए। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन जो है वो दो हैं जो हमें पढ़ने हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हिस्टोरिकल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो चलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट दिया रहेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा और हमारे पास टाइम मेंशन होगा। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो शायद पिछली वीडियो में छूट गया था, ये टाइम का नाम लेते ही मुझे याद आया कि टाइम जो है कि टाइम हमें एक प्रश्न की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहा है कि आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए था कि व्हेन वी शुड कैलकुलेट व्हेन द डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड। देखिए, लगभग हम लोगों ने व्हाट इज डेप्रिसिएशन डिस्कस किया, वाई डेप्रिसिएशन डिस्कस किया, हाउ अब देखेंगे हम लोग। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हेन, कब हमको डेप्रिसिएशन, व्हेन का मतलब यहाँ पे जो है वो टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, किस समय पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है इसके कैलकुलेशन के लिए हमें साल के अंत में सही इसका समय सुनिश्चित किया गया है, एंड ऑफ ईयर। और दूसरी चीज़ है डेप्रिसिएशन के साथ, या तो लास्ट डे ऑफ एसेट इन बिजनेस। व्यापार में, हमारे बिजनेस में हमारे एसेट का जो आखिरी दिन हो उस दिन कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी कैलकुलेट करेंगे तो पिछली डेट जहाँ तक कैलकुलेट हो चुकी है उसके बाद और आज के दिन में, इन दोनों में, इसका मतलब है, इस सेकंड वाले का मतलब है सेल ऑफ एसेट। अगर हम एसेट को बेच देंगे तो अब वो हमारे बिजनेस में रहेगा नहीं, अब हम उस एसेट को इस्तेमाल करेंगे नहीं, उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए हमने कोई दूसरी एसेट ली ही होगी। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पे कंसिडर की गई हैं। तो दो बातें हैं कि साल के अंत में, या तो फिर उस बिजनेस को मान लीजिए साल के बीच में ही बेच दिया, तो जिस दिन बेच दिया उस दिन तक का, साल की शुरुआत से उस दिन तक का डेप्रिसिएशन हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझसे पिछली वीडियो में छूट गया था और आज भी छूट ही गया रहता अगर मेरे दिमाग में ये बात क्लिक ना होती तो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये तीन चीज़ें दी गई रहेंगी आपको
और इसको आपको फॉर्मुलेट करना है अपने हिसाब से। कैसे करेंगे? तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका हमारे स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला। यही बात रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि रिटन डाउन ऐसी वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन निकाल ली गई हो। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू फ्रॉम which the previously calculated depreciation is deducted। ऐसी वैल्यू जिसमें से हम लोग ने जो भी पिछला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था उसमें से उसको माइनस करके जो बचता है उस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है? इट रिजल्ट इन डिक्रीजिंग डेप्रिसिएशन वैल्यू या अमाउंट कह लीजिए। और यहाँ पे क्या है तो ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा सिमिलर रहेगा, तो ऑलवेज इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका अमाउंट हमेशा इक्वल आएगा। जब तक टाइम का फैक्टर डिफरेंट उसको इफेक्ट ना करे तब तक हम लोग जब तक 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे तब तक हमारा डेप्रिसिएशन उस समय के अनुसार इक्वल आएगा। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ये डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा? घटता रहेगा। आइए आगे चलते हैं, इन पे कुछ और बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं SLM रखता हूँ और यहाँ पे हम लोग WDV रख लेते हैं। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि हमारे एसेट की कीमत क्या है? 1 लाख रुपए है। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए है। रेट एट विच डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड इज 10%। और 4 साल के लिए 4 ईयर्स डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हमारा ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो इस पर अगर 10% मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी? और अब डेप्रिसिएशन हम लोग ये फर्स्ट ईयर हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर में हम लोग जब डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो भी हम 10,000 ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हमको डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करना है। तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अगर हमारे पास कितना आ जाएगा? 80,000 रुपये। और 80,000 रुपये पे अगर थर्ड ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर 10,000 रुपये घटेंगे और हमारे पास आ जाएंगे 70,000 रुपये। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हर बार ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो किस पे कैलकुलेट हो रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर हम इसको इस तरीके से देखना चाहें तो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होंगी। हर बार जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आइए रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पहले साल में 1 लाख रुपया है। इस पे हमारा 10% कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास जो मशीन बचेगी कितने की बचेगी? 90,000 की। और इस 90,000 की मशीन पे अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 9,000 रुपये। ये हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर। ये हमारा सेकेंड ईयर है। अब मेरे पास मशीनरी कितने रुपए की बची है?
81,000 की, तो यहाँ पे 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 8100, तो हमारे पास बच जाएंगे और अगर इस पर भी कैलकुलेट कर ले हम लोग तो 7290 रुपया। ये हमारा थर्ड ईयर का हो गया और ये हो गया हमारा फोर्थ ईयर का, और हमारे पास बच जाएंगे 65,610। और यहाँ पे करेंगे तो फोर्थ ईयर का अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास मशीन कितने की बच रही है, 60,000। ये हमारा फोर्थ ईयर है। तो हम देख सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है वो इक्वल है, जबकि हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमाउंट घटते हुए आ रहा है। हम लोगों ने अभी बात की प्रीवियस स्लाइड में। और अब देखिए यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन है वो इस पे कैलकुलेट हुआ है, ये जो डेप्रिसिएशन है वो इस पे कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आया है वो इस पे कैलकुलेट हुआ है, और ये डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट हुआ है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स, that the base of calculation keep changing in WDV method, whereas in straight line method the base, the cost, original cost remains same throughout the calculation। और वही वजह है कि हमारे पास अमाउंट सारे इक्वल आ रहे हैं और यहाँ पे अमाउंट। तो देखिए ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, ये जिस वैल्यू पे हुआ है कैलकुलेट, these all values are value of asset after depreciation, बस दैट इज द डिफरेंस। और ये हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें, थोड़ी सी कठिनाई पैदा करता है WDV, लेकिन चीज़ों को अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को कैच कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आगे हेल्प करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन पार्ट। अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मेरे ख्याल से एक वीडियो और बनेगा, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं जितना कवर कर पाऊँगा मैं करूँगा। चूँकि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन टू वे नहीं हो पा रहा है। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं है कि आप लोग इस समय मेरी वीडियो की स्पीड के साथ पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो थोड़ी सी फास्ट है या स्लो है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताते रहिए, और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए। और बाकी चीज़ों को मैं अपनी तरफ से जब तक आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं तब तक मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर किया जाए। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है मैं इसमें यही प्रयास करूँगा कि लगभग एक एसेट की पूरी लाइफ का जर्नल एंट्री मैं पहले आपको बताऊँ। एक एसेट का लाइफ बिजनेस में कब शुरू होता है, तो जिस दिन हम उसे परचेज करते हैं, और एंड ऑफ ईयर, अब उस परचेज करने के बाद जब भी साल ख़त्म होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। और इसी की सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी यहीं पे करना होगा। और फिर जब हम उसे सेल करेंगे, सेल, तो यहाँ पे एंट्री क्या क्या होंगी उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए, जब हम मशीन खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, तो दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कैश या क्रेडिट। अगर हम कोई भी एसेट कैश खरीद रहे हैं तो हमारी एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है। और अगर हम उसे उधार खरीद रहे हैं तो हमारी अकाउंटिंग होगी, इसकी जर्नल, इसकी एंट्री इस तरीके से बनेगी, टू वेंडर अकाउंट कर देंगे हम। अगर नाम दिया है तो नाम लिख लेंगे इस तरीके से। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम आधा कुछ अमाउंट पे करते हैं, कुछ अमाउंट उधार रख देते हैं, तो वहाँ पे एक कंबाइन एंट्री बनाएंगे। क्या बनेगा, टू बैंक अकाउंट एंड टू वेंडर अकाउंट।
तो इस तरीके का यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी जर्नल एंट्री आपको ऐसे करनी है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं है। अब आप कहेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन से मतलब क्यों नहीं है, या फिर अगर आप नहीं भी कहते हैं और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन से मतलब क्यों नहीं है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। आपका जवाब होना चाहिए बिकॉज वी हैवंट यूज्ड द एसेट येट। अभी तक हम लोगों ने उस एसेट का इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करेंगे? अनलेस एंड अनटिल वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट एसेट वी विल नॉट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। और यूटिलाइजिंग का मतलब ये है कि आपके बिजनेस में आना। आपके बिजनेस में आ गया, अभी वो एसेट का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया, भले ही आप उसको फुल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, पार्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, नो इशू, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जिस दिन बिजनेस में आ गया वो, उस दिन से उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है, मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे करता हूँ। क्या? तो अमाउंट ऑफ एसेट include all expenses made at the time of purchase। मशीन की खरीदी करते समय हम लोगों ने जो भी खर्च किए हैं वो सारे के सारे मशीन के इसमें इंक्लूड कर ले जाएंगे। जैसे कैरेज दिया है मैंने इंस्टॉलेशन दिया है, मैंने कमीशन दिया है, मैंने रजिस्ट्री फ़ी दिया है। जो भी चीज़ें हम लोग उसके परचेज़ के समय पर उस पर खर्च करते हैं, वो सारी चीज़ हमारे अमाउंट में ऐड हो जाएगी। अब आइए साल के अंत में, यहाँ तक अभी हमारे पास कोई भी डेप्रिसिएशन का नाम की चीज़ नहीं है। एंड ऑफ ईयर, साल अगर वो मशीन हमारे, वो एसेट अगर हमारे बिजनेस में अपना 1 साल पूरा करती है, तो एट दैट टाइम वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो डेप्रिसिएशन के आपको डेफिनेशन पता है, नॉन कैश एक्सपेंस विच रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट। तो एक एक्सपेंस है तो आपको जाहिर सी बात है कि डेप्रिसिएशन अगर एक्सपेंस है तो इसको हमेशा आपको डेबिट ही करना है। पहली और आखिरी चीज़ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी, और ये जिस एसेट को, भाई कैश तो है नहीं, कैश भी एक एसेट है, बट डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एसेट, नॉन कैश एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंसेस को कम नहीं करता है, बल्कि वो हमारे दूसरे एसेट्स को कम करता है। तो उन एसेट्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी एसेट है, मशीन है, बिल्डिंग है, जो भी एसेट है, ठीक। और जैसे ही कैलकुलेशन कंप्लीट होगा, हम इस डेप्रिसिएशन का, ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, और ये ट्रांसफ़र, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों करेंगे? आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ताकि पूरे साल के खर्च और पूरे साल की आमदनी को हम कंपेयर कर सकें और ये पता लगा सकें कि वेदर द बिजनेस हैज़ अर्नड प्रॉफिट और अ लॉस। अब इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेल की। एट एंड ऑफ ईयर, इन द मिडिल, साल के बीच में अगर हम बेचते हैं और साल के अंत में बेचते हैं। साल के अंत में बेचते हैं तो हर साल के अंत में एक रूटीन प्रोसेस की तरह हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ही होगा। तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सीधे एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्योंकि एज अ रूटीन प्रोसेस हर साल के अंत में हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बताया ही गया है, मैंने लिखा था अभी। तो
उन चीज़ों को हम लोग वहाँ पे, अब अगर मिडिल में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो एसेट की वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम, उसमें से टिल द टाइम ऑफ सेल, उस मान लीजिए 6 महीने बाद मैंने बेच दिया है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के हम लोग उसमें से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और फिर उस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे एंट्री ये बना सकते हैं आप, कैश अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपके अलग अलग स्टेजेस में जर्नल एंट्रीज होंगी। चीज़ें बहुत सिंपल है, थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन चीज़ें इसी स्तर पे होती हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ये बहुत ही बेसिक सिचुएशन है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 मेथड्स दिए गए हैं, विथ प्रोविज़न और विदाउट प्रोविज़न। विथ प्रोविज़न में तो 2 कंडीशंस हैं, जैसा मैंने बात किया आपसे कि विदाउट प्रोविज़न और विथ प्रोविज़न। मतलब कि एक वो मेथड है जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली क्या करते हैं, एसेट अकाउंट में दिखा के और एसेट अकाउंट को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन एक और मेथड है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग करते समय डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रोविज़न बना के उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते रहते हैं, और जो हमारा एसेट है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमारे बुक्स में हमेशा फ्लैश करती रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों मेथड्स का आगे जाके हमें क्या देखना है वो मैं आपको एक बार जरा लिख के बता दूं। आगे हमें जो अगली वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो विथ प्रोविज़न, अगली चीज़ विदाउट प्रोविज़न, और इसके बाद मैं एक छोटे से क्वेश्चन को लेकर इस पे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि चीज़ों का इम्पैक्ट बिल्कुल दोनों का सिमिलर इम्पैक्ट है। इन दोनों का इम्पैक्ट बिल्कुल सिमिलर इम्पैक्ट, लेकिन ये अकाउंटिंग अलग अलग प्रकार की अकाउंटिंग मेथड्स में आएंगे। इसका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी बुक्स में कैसे लिखे जाएंगे तो 2 तरीके से लिखे जाएंगे। एक, अगर आप प्रोविज़न बना रहे हैं तो उनको लिखने का तरीका अलग है, और एक जब प्रोविज़न आप नहीं बना रहे हैं तो उस समय लिखने का तरीका अलग है। इसी तरीके से ये परचेज के टाइम का हो गया, परचेज और ड्यूरिंग द ईयर का। लेकिन जब हम जो सेल करेंगे तो सेल करते समय भी 2 मेथड आपके सामने आएंगे। एक डिस्पोजल अकाउंट बना के, और एक बिना डिस्पोजल अकाउंट बनाए, विदाउट प्रिपेयरिंग डिस्पोजल अकाउंट। तो इन 2 टॉपिक्स के लिए आपको मेरी अगली वीडियो में भी अगली वीडियो को ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में अब आपके लिए सिर्फ इतना ही। ज़्यादा अगर मैं कंटेंट आपको देता भी हूँ तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हो जाएंगी। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जो भी डाउट्स हैं हमारे पढ़ाए गए टॉपिक्स में से उनको ज़रूर मेंशन कीजिए, और मैं रोज़ वेट करता हूं आपके कमेंट्स में कि कुछ डाउट्स आप लोग मेरे पास भेजें जिससे मैं अपनी कोई नई वीडियो प्रिपेयर करूं। लेकिन फिर भी जब तक नहीं आ रहे तब तक मैं अपने टॉपिक्स को लेकर चल रहा हूं। तो जितना भी मैंने बता दिया है उसके नोट्स बनाएं, और अगर हो सके तो उस पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करें। डाउट्स के लिए हमारा कमेंट सेक्शन ऑलवेज़ ओपन है, और आप इसे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताते रहिए कि एक जगह है जहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपको क्वालिटी टीचिंग करने का, देने का। तो बच्चों, अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।